अरे आप क्या मदद करेंगे हमारी? अरे आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, हम धक्का लगाते हैं। इश्क हो गया था साहब उससे। एक दिन हम दोनों ने भाग कर निकाह कर लिया। गलत आदमी से दिल लगा बैठे ना। तुमने ना जरूर कोई चीटिंग की होगी हमारे साथ। बहुत कुछ बताया अशफाक भाईजान ने तेरे बारे में। हाँ तो जाके कह दो मेरे अशफाक भाई से। हाँ बीवी हम तुम्हारे, कोई घर में पड़ा हुआ पैजामा नहीं कि 4 दिन वो पहने 4 दिन तुम। अशफाक अरे बाप रे। देखिए सर, लाश तो पूरी सड़ चुकी है, हड्डियां तक छूट रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और आसपास का पूरा एरिया सर्च करो। ओके सर। लाश करीब 4 से 4.5 महीने पुरानी है। लड़की का कद 5 फीट 7 इंच है और उम्र 22 से 23 के बीच। मौत की वजह? पहले सर पे किसी रोड से वार किया गया था। स्कल टूटी हुई है और उसके बाद गला घोटकर मर्डर किया गया। स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स हैं गले पर। डेड बॉडी के साथ किसी ने बलात्कार किया है। आप श्योर हैं इस बात को लेकर? जी हाँ, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स पे जो हमें इंजरीज मिली है वो एंटीमॉर्टम नहीं पोस्टमार्टम है। सीमेन डिपॉजिट के ट्रेसेस बाहर प्राइवेट पार्ट पर ही हैं, यानी सीमेन यूट्रस तक तो पहुंचा ही नहीं, क्योंकि तब तक तो सेल्स डेड हो गए थे। नमस्कार, आज क्राइम पेट्रोल डायल 100 के एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं पुंसिया बाजतपुर बिहार में हुए एक घिनौने अपराध की दास्तां। एक 22-23 साल की लड़की की लाश पुलिस को मिली और प्राथमिक जांच से पता चला कि पहले उस लड़की की हत्या की गई और फिर उसके साथ बलात्कार। कोई अपराधी इतना अधम कैसे हो सकता है? कोई ऐसा क्यों करेगा? लाश को ना तो अभी कोई नाम मिला था और ना ही उसकी पहचान हो पाई थी। पुलिस ने आसपास के पुलिस स्टेशन से 4-5 महीने पहले की मिसिंग रिपोर्ट मंगवानी शुरू कर दी। सर सभी पुलिस स्टेशन और थानों से मिसिंग रिपोर्ट हासिल कर ली है। सर मार्च 2015 से अप्रैल 2015 तक कुल 72 लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी, जिसमें से 17 लड़कियां वापस आ गई थी, लेकिन 4 का मर्डर हो गया था और उन चारों के हत्यारों के ऊपर केस चल रहा है। सर ये फाइल। लतिका, तुम्हारी हाइट कितनी है? 5.3। और पाठक तुम्हारी? सर 6 फीट। तुम्हारी पत्नी की? तकरीबन 5 फीट 3 इंच। पाठक, जिस लड़की की डेड बॉडी मिली है उसकी हाइट है 5 फीट 7 इंच और हमारे यहाँ इतने ऊंचे कद की लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। पाठक, एक काम करो, जिन लड़कियों की मिसिंग केस की फाइल अभी तक क्लोज नहीं हुई है उनके परिवारों से पता करो ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनकी हाइट लगभग इतनी है। सिर्फ उन्हीं परिवारों को शिनाख्त के लिए बुलाओ। मुझे लगता है अब इस लड़की का कद ही इस केस को सुलझाने में हमारी मदद करेगा। लाश काफी गल चुकी थी और अब उसकी पहचान हो पाना मुश्किल था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि लड़की की मिसिंग कंप्लेंट ना लिखवाई गई हो, इसलिए उन्होंने खबरियों के नेटवर्क को काम पर लगा दिया। 5 गांव से 5 लड़कियों के गुमशुदा होने की खबर मिली, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 लड़कियों का कद लाश से मैच करता था। अब जांच का दायरा सिमट कर उन 3 परिवारों तक आ पहुंचा था। क्या उनमें से कोई शिनाख्त कर पाएगा इस लाश की? ये चूड़ियां हमें लाश के हाथों से मिली थी। आप पहचानते हैं इसे? आपकी बेटी की हैं? नहीं साहब, न तो ये चूड़ियाँ हमारी बिटिया के हैं और न ये लाश। हमारी बहन लंबी जरूर थी पर ये नहीं हो सकती। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। वो तीसरी फैमिली का क्या हुआ? सर तीसरी फैमिली एक ड्राइवर की है, नाम है फिरोज। उसकी बीवी लापता है, अभी पटना गया हुआ है, देर रात तक लौटेगा, कल सुबह तक थाने आ जाएगा। नाम क्या है इसका? पता नहीं साहब। तेरी बीवी का जो लापता है? साहब यू नहीं है। अबे तेरी बीवी का कोई नाम था कि नहीं? फरीदा। कद? इतना होगा साहब, लेकिन ये सब काहे पूछ रहे हैं आप लोग? 4 महीने से लापता है ना तेरी बीवी? हाँ साहब, लेकिन वो लापता नहीं है, भाग गई किसी दूसरे मर्द के साथ। अरे हमारे लिए तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन हमें छोड़ के गई वो। अब उसके अम्मी अब्बू जाने और ऊ जाने, हमसे उसका कोई लेना देना नहीं है साहब, हमें माफ कीजिए। कहाँ रहते हैं उसके माँ बाप? यहीं कटोरिया गांव में। और सुन, जब जरूरत पड़ेगी बुलाएंगे। ठीक है साहब।
पाठक, सर। फिरोज के ससुराल वालों को बुलाकर लाश दिखाओ। मुझे लगता है अब यही फैमिली हमें मुजरिम तक पहुंचाएगी। सर मुन्ना। हमने सुना है आपकी बेटी लापता है। आपकी बेटी लंबी थी, लगभग उसी कद की एक लड़की की सड़ी हुई लाश मिली है हमें। हमारी बेटी नहीं होगी साहब। बिना लाश को देखे कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी बेटी नहीं है? आओ। इस लाश की हाइट तकरीबन 5 फीट 7 इंच। आपकी बेटी की हाइट भी इतनी थी ना? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा साहब, कैसे पहचाने हम इसको? आप इन चूड़ियों को पहचानती हैं? नहीं। ठीक है, आप दोनों बाहर बैठिए। पाठक सर, इन दोनों को लैब लेके जाओ। इनका डीएनए सैंपल लो और लाश के डीएनए के साथ मैच करवा के देखो। और हाँ, ये लाश जिस बोरी में मिली थी उसके ऊपर एक मार्क था, वो भी पता करो आइडेंटिफाई हुआ है या नहीं। सर। हेलो सर, उस लाश का डीएनए मुन्ना बाबू और रज्जो का डीएनए से मैच हो गया। मतलब लाश फरीदा की है? जी सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। पाठक सर, फरीदा की दोनों फैमिलीज को बुलाओ। अब इन दोनों फैमिलीज की कुंडली हमें खोलनी होगी। फरीदा और उसके शौहर के ताल्लुकात कैसे थे ये पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शौहर तो कह रहा है कि उसकी बीवी किसी के साथ भाग गई थी। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसके साथ वो भागी थी उसी ने उसे मार दिया। हो सकता है, लेकिन अगर वो किसी के साथ भागी थी तो कोई अपनी प्रेमिका को मारकर उसकी लाश के साथ रेप क्यों करेगा? अब इस केस को सुलझाने के 2 ही रास्ते हो सकते हैं पाठक। पहला तो ये पता लगाना कि वाकई में फरीदा ऐसी थी जैसा उसका शौहर बता रहा है, और दूसरा उस क्रिमिनल की साइकोलॉजी को समझना जिसने ये घिनौना अपराध किया है। पाठक, लाश के साथ रेप हुआ है। ये क्रिमिनल नेक्रोफिलिक भी हो सकता है। मुझे लगता है हमें क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बोस की मदद लेनी चाहिए। तुम एक काम करो, तुम फिरोज के साथ तहकीकात शुरू करो, मैं डॉक्टर बोस को मिलकर आता हूं। सर। वेल, सिंस इट्स अ केस ऑफ डेड बॉडी रेप, इसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। बैठो। एक तो ये कि शायद कोई आपसी दुश्मनी हो। इस लड़की की तस्वीर है कोई आपके पास? जी नहीं। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि लड़की बेहद खूबसूरत होगी, और यह भी हो सकता है कि कोई उसे पाने की कोशिश करता रहो और अंत में कुछ हासिल होता नजर नहीं आया तो पहले उसने लड़की का मर्डर कर दिया और फिर रेप। कोई दिल जला आशिक ये क्राइम कर सकता है। डॉक्टर बोस, इस केस में ऐसी कोई जानकारी तो नहीं मिली है, फिर भी हम इस एंगल के बारे में गौर जरूर करेंगे। कोई खूबसूरत लड़की अगर ना कहे तो मेल ईगो को चोट लगती है और वो ऐसी हरकत कर सकता है। एक और पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो बेहद रेयर है। नेक्रोफीलिया। डॉक्टर बोस, मुझे नेक्रोफीलिया के बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी चाहिए। नेक्रोफीलिया मतलब मेंटली इम्बैलेंस लोग जो सिर्फ डेड बॉडीज के साथ ही रेप करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों में ज्यादातर औरतों से प्यार पाने की हिम्मत नहीं होती। अपीयरेंस से वो लोग शाय दिखते हैं, औरतों से नजरें भी नहीं मिला सकते, लेकिन अपनी शारीरिक जरूरतों की पूर्ति करने के लिए वो लोग डेड बॉडीज की तलाश करते रहते हैं। ऑपर्चुनिस्टिक नेक्रोफीलियाक्स। लेकिन ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर डेड बॉडीज को दफनाया नहीं जाता बल्कि जलाया जाता है। डॉक्टर बोस, ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़की का खून किसी और ने किया हो और उसके बाद डेड बॉडी के साथ रेप किसी और ने किया हो सकता है। अगर ऐसा है तो आपको एक नहीं 2 मुजरिमों को तलाशना होगा। लेकिन इस केस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है विक्टिम के बारे में जानना, विक्टिम की पर्सनालिटी के बारे में जानना, क्योंकि विक्टिम की हिस्ट्री ही आपको क्लू दे सकती है कि उसे किसने मारा होगा। इसका मतलब है हमें शुरुआत वहां से करनी होगी जहां से फरीदा की कहानी शुरू हुई, उसके अपने माता पिता के घर से भागने से। सर, फिरोज। फिरोज, जो लाश तुम्हें दिखाई गई थी वो किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी फरीदा की है। और बड़ी हैरानी की बात है कि उसको मारने के बाद उसकी लाश के साथ रेप हुआ है।
रेप हुआ है? सनी तो होना ही था। अच्छा हुआ मर गई, जीते जी तो मार ही डाला था ना उसने हम लोगों को। कोई नहीं सोचा था कि वो ऐसी निकलेगी। फिरोज, तुम फरीदा को कब और कहाँ मिले थे? सर एक दिन की बात है, हमारी गाड़ी खराब हो गई। हम कुछ मदद करें आपकी? अरे आप क्या मदद करेंगे हमारी? अरे आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, हम धक्का लगाते हैं। क्या बात कर रही हैं? अब आप धक्का देंगी? अरे काहे? कायम धक्का नहीं लगा सकते? अरे लड़की है पर कमजोर नहीं। चलिए आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, हम धक्का लगाते हैं। देखते हैं। चलिए। 1 2 3। देखा, निकल गई ना। भाई मान गए आपको। सुनिए, कहीं जाना है तो चलिए छोड़ दें। नहीं रहने दीजिए। और वैसे भी देखिए ना, पाँव पूरे खराब हो गए, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। अरे तो हमारे पैर में कौन सा गुलाब का पंखुड़ी जड़ा है? साहब का गाड़ी है, कोई टेंशन नहीं है, आ जाइए। अच्छा ठीक है, फिर चल लेते हम। बस साहब, उसमें कुछ बात तो थी कि हमारी गाड़ी के पहिए उसकी घर की ही तरफ घूमने लगे। हम दोनों मिलने लगे। इश्क हो गया था साहब उससे। एक दिन हम दोनों ने भाग कर निकाह कर लिया। हम दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। उसे अपनी लंबाई पे बहुत गुमान था। अरे फिरोज, हाँ सुनो तो, यहाँ हो ना। हुआ क्या? इतना काहे शर्मा रहे हो? हाँ, बीवी है हम तुम्हारी, कोई परोसन नहीं। अरे लेकिन काम का है। बस यहाँ खड़े रहो, काम कुछ भी नहीं है। चुपचाप खड़े रहो और निहारो कि तुम्हारी बीवी कैसे पंखा साफ करती है। जो काम वहाँ छुप छुप के कर रहे हो ना, तो यहाँ पर करो। क्यों? हाय अल्लाह, ये तो देखा ही नहीं हमने। 1 फुट नाटे रह गए तुम हमसे। लगता है तुम्हारी अम्मी तुम्हें बचपन में दूध कम पिला रही। अच्छा जी, अभी बता। अरे नहीं। सुनो, अब बताओ, इसकी अम्मा ने कम दूध पिलाया? सिर्फ 2 इंच से चूक गए हम, वरना हमारे शौहर हमसे नाटे होते। गलत आदमी से दिल लगा बैठे ना। तुमने ना जरूर कोई चीटिंग की होगी हमारे साथ। चीटिंग तो वो कर रही थी हमारे साथ। घर वालों से लड़ाई लेके निकाह किए थे उसके साथ, अपनों से दुश्मनी मोल लिए थे। बदले में उसने कहा दिया धोखा। घर छोड़ के भाग गई किसी यार के साथ। फिरोज, क्या लगता है तुम्हें, किसके साथ भागी होगी तुम्हारी बीवी? पता नहीं साहब, पता नहीं किस किस के साथ चक्कर चला रही थी। अरे हमारी तो इज्जत ही मिट्टी में मिला के गई। अब कहां मुंह दिखाएंगे साथ वालों को? ठीक है, तुम फिलहाल जा सकते हो। पाठक सर, इस फरीदा को समझने के लिए अब उसके माँ बाप से मिलना होगा, क्योंकि शायद उनसे मिलने के बाद इस किरदार का कोई दूसरा पहलू सामने आए। मुन्ना बाबू। हाँ साहब। आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। जो लाश आप लोगों ने देखी थी, उसका डीएनए आपके डीएनए के साथ मैच हो गया है। इसका मतलब वो लाश फरीदा की ही थी। संभालिए अपने आप को। मुन्ना बाबू, हम आपकी बेटी के कातिल को ढूंढ रहे हैं और इस काम में हमें आपकी मदद चाहिए। हमने आपको पहले बताया नहीं, लेकिन आपकी बेटी का पहले कत्ल हुआ और फिर उसकी लाश के साथ किसी ने जबरदस्ती की, बलात्कार किया उसके साथ। आपको किसी पर शक है? कोई अंदाजा है?
कौन हो सकता है जो आपकी बेटी के साथ ऐसा घिनौना अपराध कर सकता है? नहीं साहब, सच कहें तो हम हमारी बेटी के बारे में कभी समझ ही नहीं पाए। बड़ी उम्मीद थी उससे, किस बाप को नहीं होती। पर एक दिन वो भाग गई किसी के साथ। बाद में पता चला कि उसने शादी कर ली है। दोनों कहीं अलग रहने लगे। लड़के का नाम फिरोज था। फिर फिरोज के माँ बाप ने भी उन दोनों का रिश्ता कबूल कर लिया और फिरोज अपने खानदान के साथ ही रहने लगा। हमें लगा कि हमारी बिटिया खुश है वहां। ईद का मौका था, हम दोनों बिटिया की ससुराल गए। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, आपकी बेटी फिर से भाग गई। अरे वैसे भी आप लोगों को तो अपने आप पर फक्र होना चाहिए। अरे ऐसा क्या सिखाया है आप लोगों ने? ऐसे कौन सी परवरिश दी है अपनी बेटी को? कोई भी चाहने वाला मिला नहीं कि वो भाग जाती है। अरे फरीदा की अम्मी, आप क्यों सर झुका रही हैं? अरे खाइए, मिठाई खाइए। अरे अम्मी, थोड़ा भी जाने दो। छोड़ो क्या मुन्ना बाबू, आपने तो ऐसी बहू दी कि तमाशा देखने के लिए मेला जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमको ही तमाशा बना के गई वो। ये ऐसे बुत बने क्या सुन रहे हैं? चलिए निकलिए, दफा होइए यहाँ से। चलिए उठिए। लड़की के माँ बाप थे हम, शर्म से सर झुकाकर लौटा। बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब फरीदा आप लोगों के साथ यहाँ रहती थी शादी से पहले, तब उसका किसी के साथ कुछ? नहीं साहब, हमारी बेटी ऐसी नहीं थी। हाँ, वो बहुत हंसी मजाक करती थी। वो कद में लंबी थी ना, इसलिए जो भी लड़के उससे कद में छोटे थे ना, उनका बहुत मजाक उड़ाया करती थी। पर हमारी बेटी ऐसी नहीं थी। आपकी बेटी और फिरोज के बीच मोहब्बत थी, फिर उनकी शादी भी हो गई। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि? ये तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा साहब। 1-1.5 साल में ऐसा क्या हो गया कि वो भाग गई? आपके पास आपकी बेटी की कोई तस्वीर तो होगी? शुक्रिया। जैसा कि डॉक्टर बोस ने कहा था, लड़की वाकई खूबसूरत है। ऐसा लगता है ये खूबसूरती ही इसकी दुश्मन बनी होगी। बहुत चाहने वाले होंगे इसके। सर कोई दिलजला आशिक भी तो हो सकता है इसके पीछे। इसके शौहर को जरूर पता होगा कि कौन इस पर मर मिटने को राजी था और कौन इसे मार के मिटाने को। पहली बार तो उसने साफ साफ जवाब नहीं दिया, लेकिन अब वही हमें बताएगा कि इसके कितने आशिक थे और कौन कौन था। फिरोज, ये तो तय है कि तुम्हारी बीवी का खून किसी दिलजले आशिक ने किया है। साहब कहा जाने कितने दिल जले आशिक थे उसके। अरे बच्चलन थी साहब, हम तो फंस गए उससे शादी करके। हमारे घर से ही भाग गई। भागकर गई कहाँ थी और किसके साथ भागी थी? पता नहीं साहब, लेकिन आए दिन लोग उसको इधर उधर देखा करते थे उसके आशिकों के साथ। और ये आशिक था कौन? किसने देखा? कहाँ देखा? अभी 4-5 महीने पहले देखा गया था उसको उसके आशिक के साथ, यही कबीरपुर दरगाह पर। रघु भैया ने देखा था उसको, दौड़ के आए और हमको बताया, लेकिन जब तक हम लोग वहां जाते निकल चुके थे दोनों। रघु भैया कौन है? हमारे गांव में रहते हैं। कहीं उसी की नजर तो नहीं थी फरीदा पर? अरे नहीं साहब, बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े भाई के जैसे हैं। हमारे निकाह में बहुत मदद किए थे। पाठक, दरगाह पे जाके पता करो, पता तो चले ये सच बोल रहा है या झूठ। सर बाबा, इस लड़की को पहचानते हैं क्या? जी हाँ, बड़ी नेक लड़की है ये। अक्सर यहाँ आती थी, 2 रकात नमाज पढ़ती थी, दुआ मांगती थी। गरीबों को खाना खिलाती थी। पर पिछले 4-5 महीनों से तो मैंने उसे यहाँ देखा नहीं। पर हमारी जानकारी के हिसाब से तो वो यहाँ किसी के साथ आती थी। जी, अपने शोहर के साथ आती थी या फिर अकेले। इसे पहचानते हैं? जी हाँ, यही तो उसका शोहर है, फिरोज नाम है इसका। अच्छा बाबा, कभी किसी और के साथ आई थी यहाँ? परवरदिगार की कसम, वो वैसी औरत नहीं थी, ये एकदम पाक दामन औरत है वो। शुक्रिया। सर ये फिरोज झूठ बोल रहा है। इसकी बीवी दरगाह तो जाती थी, लेकिन या तो इसके साथ या फिर अकेले, कभी किसी और के साथ नहीं गई सर। और सर 4 महीने से तो वो दरगाह गई नहीं। वे झूठ बोलकर गुमराह कर रहा है तू। साहब हम काहे गुमराह करेंगे आपको?
राजेश, रॉकी, सलीम, बबलू, समीर, इन सबके साथ चक्कर था उसका। और क्या जाने कितना चक्कर था। ये जिन लौड़ों के तूने नाम लिए हैं कहाँ मिलेंगे? सर ये फिरोज कहीं हमें गोल गोल तो नहीं घुमा रहा? पाठक, एक औरत का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी के साथ रेप करने वाला आदमी कोई सिंपल आदमी तो नहीं होगा ना? सर आपका शक कहीं फिरोज पर तो नहीं? हाँ सर, उसके पास मोटिव है, वो उसका मर्डर कर सकता है, लेकिन लाश के साथ रेप? अगर मुजरिम कोई मानसिक रोगी है तो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होगा। सर लेकिन फिरोज का तो किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और वो 5 लोग, राजेश, सलीम, समीर, रॉकी और बबलू, देखते हैं अब इन 5 की कुंडली में क्या निकलता है। सर एक बात और, सर जिस बोरे में लाश मिली थी उसके डिटेल्स लेने के लिए मैंने मिश्रा जी को भेज दिया है। रॉकी ना पत्ते वो तेरा फेरी करता है। चुप रोतले, हरदम रोते ही रहता है। अरे पुलिस साहब साहब, पत्ते खेल रहे थे, जुआनी खेल रहे थे हम लोग। सिखा मत। राजेश कौन है? ये साहब। तूने फरीदा को आखिरी बार कब और कहाँ देखा था? सब फरीदा भाभी को उनके घर पे। भाभी बोलता है, तेरा चक्कर था ना उसके साथ? अरे नहीं साहब, अम्मा कसम, हमने तो बस एक बार उनके हाथ की बनाई फिरनी खाई थी, बस उसके बाद तो मैंने देखा भी नहीं साहब। जब से वो गायब हुई तब से कहीं देखा? नहीं साहब, कहीं नहीं देखा। राजेश झूठ मत बोल, फिरोज ने हमें बताया कि तू उससे मिलता था। साहब वो झूठ बोल रहा है, सारा हमको वो। तुझी को क्यों फंसा रहा है? कोई तो वजह होगी ना। गायब होने से पहले उसको मैं फिरोज के साथ लड़ते हुए देखा था। हमारे वजह से घर में कौरा मचा है, हमारी वजह से? मत खुलाओ तुम हमारा। अरे तो तू ही बता ना, वही रात कव्वाली जाने के लिए क्यों मिली जब हम घर पे नहीं थे? किसके साथ गई थी तू? जब तुम साहब के साथ में गाड़ी लेकर जाते हो, रात कहाँ बिताते हो ना, एक मालूम नहीं है का हमें? अशफाक भाई सब किससे बताया तुम्हारे? हमारा हाथ मत लगाना हम पे, बाकी जनानियों की तरह कमजोर नहीं है हम। उस दिन किस तरह से फंसे हुए पहिए को निकाल लिया था ना, उसी तरह तुम्हारा हाथ उधर फेंक देंगे। एक दिन कव्वाली कहाँ चले गए तो क्या बच्चा हो गए का हम? अरे कुछ ना कुछ तो करती होगी ना तू, बार बार नाम काहे उछलता है तुम्हारा? बस इतनी परेशानी है, इतना ही शक है तो काहे ना तलाक ले लेते हमसे? बबलू तू बता, क्या जानता है फरीदा और फिरोज के बारे में? पता नहीं साहब, वो लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। समीर कहाँ मिलेगा? समीर से पूछताछ करके कोई फायदा नहीं, वो तो कभी किसी औरत की तरफ नजर भी उठाकर नहीं देखता था। उसका किसी के साथ क्या चक्कर होगा साहब? पाठक सर। समीर को उठा के लेकर आओ और इन सबका पार्सल थाने भिजवाओ। सर। सर सर ये है समीर। अपीयरेंस से वो लोग शायद दिखते हैं, औरतों से नजरें भी नहीं मिला सकते। पाठक इससे पूछताछ हम नहीं करेंगे। तो फिर कौन करेगा सर? समीर, समीर नाम है ना तेरा? बैठ। मस्ताना लेडीज टेलर के यहाँ कटिंग का काम करते हो ना तुम? जी मैडम। फरीदा आती थी वहां? हाँ। नीचे क्या देख रहा है? नजरें मिलाकर बात कर। खूबसूरत थी ना वो? जी जी नहीं मैडम। खूबसूरत है, दिल तो आ ही गया होगा ना? जी मैडम, मेरा मतलब नहीं मैडम, बहुत डर लगता था, बहुत मजा करती थी। गुदगुदी होती थी अंदर? जी नहीं। अच्छी लगती थी? जी नहीं मैडम, अक्सर कपड़े सिलवाने आया करती थी तो नाप मुझे ही लेना पड़ता था। डॉक्टर बोस ने जैसा कहा था ये बिल्कुल वैसा ही है। और बहुत छेड़ती थी। एक दिन वो मेरे दुकान पर आई। अरे कैसे हो लाजू जी? अच्छा लाजू जी, अब एक काम करिए, फटाफट से हमारा माप ले लीजिए। वो कहा ना सलवार कमीज सिलवानी है। जी वो मास्टर जी नहीं है। अरे मास्टर जी नहीं है तो क्या हुआ? आप तो है ना, जल्दी से माप ले लीजिए हमारा।
वो आपने वो फिल्म देखी है जो नई नई आई है, ओ ऐश्वर्या राय की? हाँ, उसमें कैसी कुर्ती सिली है, बस डिट्टो ऐसी सिलवानी है हमें। अरे इतना कपकपा क्यों रहे हैं आपके हाथ? अच्छा अब छोड़िए, हम बताते हैं, लिखिए 36। क्या हुआ लाजू जी? जी वो आप लाजू जी मत बोला करिए, सब बाद में बहुत हंसते हैं। ओए होए, तो क्या छुई हुई बोले आपको? हाँ, आपकी ना शादी करवा देनी चाहिए। एक बार शादी हो जाएगी ना फिर सब सही हो जाएगा। वैसे लाजू जी, आपकी शादी लड़की से करवाएं या फिर? अच्छा ठीक है, लेकिन सिल के रखिएगा, मैं बाद में आती हूँ। इसलिए खून कर दिया तूने फरीदा का? खून? क्या कह रहे सब आप? भला मैं खून क्यों करूंगा? सिर्फ खून ही नहीं, खून करने के बाद लाश के साथ रेप किया तूने। रेप? हेलो, हाँ एक मिनट सर, मिश्रा जी का फोन। बोलिए मिश्रा जी। ठीक है, हम आते हैं। लतिका, जब तक ये सच ना बोले अच्छे से मेजरमेंट लो इसका। कैदी की वर्दी सिलवानी है इसकी। यस सर। जी सर, ये बोरी तो हमारे यहाँ की है, लेकिन इसमें लाश कैसे आई ये मैं कैसे बता सकता हूँ? पुंसिया गांव से कोई आपकी बोरी खरीदता है? नहीं सर। पुंसिया का कोई आदमी यहाँ काम करता है? एक मिनट, हाँ मंडल जरा अंदर आना। कोई बड़ा केस है साहब क्या? फुंसिया गांव से कोई हमारे यहाँ काम करता है क्या? सर वो अपना टेम्पो ड्राइवर रघु वहीं का है। ये रघु भैया कौन है? हमारे गांव में रहते हैं। बुलाओ उसे। सर 2-3 दिन से छुट्टी पे, बीमार है। उसका नंबर और एड्रेस दीजिए, पर याद रहे उसे बताना मत, समझ गए ना? रघु जिस पर फिरोज को बेहद भरोसा था, उसकी क्या भूमिका थी इस जुर्म में? क्या वो शामिल था या फिर उसे भी इस जुर्म की कहानी लिखने वालों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए लाकर खड़ा कर दिया था? शक के घेरे में एक मासूम सा दिखने वाला समीर भी था, जिसे पुलिस नेक्रोफिलिक यानी कि लाशों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाला मान रही थी। क्या वो सकुचा सा, सहमा सा मासूम युवक वाकई इस जुर्म का सूत्रधार था? और क्या क्या किया रघु ने तेरे लिए? सिर्फ लाश फेंकने के लिए बोरी का इंतजाम किया था या खून में शामिल था वो? क्या कह रहे हैं साहब आप? हम काहे करने लगे खून? रघु भैया ने तो निकाह के वक्त हमारी काफी मदद की थी, वो काहे करेंगे खून? देख फिरोज, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तूने क्या कहा था? तेरी बीवी के बहुत से यार हैं, तूने नाम भी बताए, लेकिन जब हमने पता किया उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं निकला जिसकी तेरी बीवी के साथ यारी हो। फिर तूने क्या कहा? तेरी बीवी दरगाह जाती थी किसी के साथ। तेरी बीवी जिस दिन से गायब हुई है वो दरगाह गई नहीं। पर साहब। चुप! क्या कहा था तूने? तेरी बीवी के साथ झगड़े होते थे, तलाक तक बात पहुंच गई थी। नहीं, तू अपनी बीवी पर बदचलन होने का इल्जाम लगा रहा है। पर साहब, अशफाक भाईजान ने ही ये बात हमें बताई थी, एक बार नहीं कई बार, कि उसका एक के साथ नहीं कईयों के साथ चक्कर है। तूने जिस जिसका नाम लिया हमने सबकी कुंडली निकलवाई है, एक भी आदमी उसमें शामिल नहीं है। झूठ बोल रहे हैं साहब, ऐसी बात भी कोई कबूल करता है क्या? एक बात बता, तूने अपनी बीवी को देखा कभी किसी के साथ? नहीं साहब। फिर? लेकिन अशफाक भैया ने तो देखा, रघु भैया ने तो देखा। अबे तेरे भैया कहेंगे कि तेरा कान कौवा ले गया, तू कौवे के पीछे दौड़ेगा क्या? पाठक चल, इसके प्यारे भैया अशफाक को उठा के लेके आ। ये केस अब इन दोनों पे खत्म होगा। और याद रखना फिरोज, बहुत घिनौना अपराध हुआ है, एक लाश के साथ रेप हुआ है। सजा तो मिलेगी ही, लेकिन उससे पहले चल अशफाक खड़ा हो। अरे साहब, तेरे हजामत हम बनाते हैं। अरे साहब, लेके चल। साहब फरीदा औरत नहीं, आफत थी, आफत। तो उस आफत को तूने रास्ते से हटाया या तूने अपने भाई की मदद की उसे रास्ते से हटाने में? अल्लाह कसम साहब, मैंने कुछ नहीं किया, पर यह सच है कि मेरे छोटे भाई की बीवी की हरकतें कुछ ठीक नहीं थी। अच्छा, जरा हम भी तो सुने। फिरोज जब घर से निकल जाता तो फरीदा भी कहीं गायब हो जाती, देर देर तक घर नहीं आती। आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, हम सरेआम जलील होने लगे, पानी नाक से ऊपर हो गया था। तब जाके मैंने
फिरोज को सच सच बताया। मोहब्बत अपनी जगह, अब वो तेरी बीवी है, नजर रखा कर उस पर। ना जाने क्या क्या किसके साथ करती फिरती है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अरे ऐसी बात ही तो पहले बताना चाहिए था ना, अब क्यों बता रहे हो? बड़ा भाई हूं तुम्हारा, अच्छा ही लगता है ये सब कहना। कब तक कोई खामोश रहे? एक बार समझाने की कोशिश की तो उल्टा मेरे ऊपर पलट पड़ी, भला बुरा कहने लगी। औरत जात पर लगाम रखना सीख, नहीं तो किसी दिन हम सबके चेहरे पर कालिख पोत कर भाग जाएगी। साहब, मैंने फिरोज को कई बार आगाह किया, सब लोगों ने देखा। घर से भागने के बाद बेहयाई से सर उठाकर घूम रही थी। क्या करता साहब, सब कुछ अपने भाई को बताना पड़ा। भाई ने कहा तो सच, बीवी ने कहा तो झूठ। ऐसी बात नहीं है साहब, आपको पता नहीं है, अशफाक भाईजान नहीं रहते तो हम कभी घर वापस नहीं आ सकते थे। तो भाई का कर्जा तूने ऐसे चुकाया, बीवी की जान लेकर। लेकिन एक बात बता फिरोज, लाश के साथ बलात्कार करते हुए तुझे घिन नहीं आई? क्या बात कर रहे हैं साहब आप? हम इतने गिरे हुए नहीं कि मुर्दे के साथ, और ना ही अशफाक भाईजान इतने गिरे हुए हैं। जरूर उस फरीदा का कोई ना कोई आशिक रहा होगा जिसने उसके साथ ये सब किया होगा। अरे उस घोड़ी को हम लगाम कस ही नहीं पाए, खून क्या करेंगे? और रही अशफाक भैया की बात, अरे उनके पीछे तो खुद ही दौड़ी थी मारने वो। अरे फिरोज, ये कहाँ है? जब कल रात हम घर पे नहीं थे, कहाँ थी तू? काहे बौखला रहे हो इतना? कवाली सुनने गए थे। किसके साथ गई थी कव्वाली सुनने? जैसे अपने घर से भागी थे, हमारे साथ किसी और के साथ भागने का इरादा है क्या तेरा? फिरोज, जबान संभाल के बात करो। आवाज नीची, शौहर है हम तेरे। बहुत कुछ बताया अशफाक भाईजान ने तेरे बारे में। हाँ तो जाके कह दो अपने अशफाक भाई से। हाँ, बीवी हम तुम्हारे, निगाह की है तुम्हारे साथ में। कोई घर में पड़ा हुआ पैजामा नहीं कि 4 दिन वो पहने 4 दिन तुम। अशफाक! अरे बाप रे! अब आपको यकीन नहीं आता तो बबलू से पूछ लीजिए। बबलू ने जो बताना था बता दिया है। अब तो सिर्फ ये बता, तूने अपनी बीवी को मारा क्यों? जिसकी कसम खिलानी है खिला लीजिए साहब, हमने खून नहीं किया। अरे एक तो थप्पड़ जरूर मारा है उसको जब गुस्सा मगज पे चढ़ जाता था। अरे भाई को गाली देगी तो गुस्सा नहीं आएगा का? तो तू फरीदा के बारे में अफवाहें फैला रहा था और अपने भाई के मन में शक के बीज बो रहा था। नहीं साहब, मेरा छोटा भाई तो मेरे बेटे जैसा है साहब। नहीं साहब, नहीं। क्या बे, हम कंचे खेलते हैं और तू हमारा बड़ा भाई है जो हमें घुमाएगा? नहीं साहब, हम तो छोटे लोग हैं, हम क्या घुमाएंगे। लेकिन हम सच बता रहे हैं, आस पड़ोस में तरह तरह की बातें होने लगी तो किसी का भी दिमाग खराब हो जाता। यहाँ तक तो हमने फिरोज को कई बार समझाया, भाई ठंडे दिमाग से काम ले। तो इसका मतलब ये हुआ कि फरीदा का खून तूने नहीं, तेरे भाई ने किया है। रघु कहाँ छुप के बैठा था? सर इवनिंग कॉलेज के पीछे बगीचे में। ये और राजेश दोनों दोस्त हैं और दोनों के दोनों हिस्ट्री शीटर। अब इनकी हिस्ट्री के नए पन्ने हम लिखेंगे। मिश्रा जी, आप प्रस्तावना लिखिए, हम आते हैं। जी सर। लतिका जी समीर को जाने दो। जी सर। पाठक सर, अब इस केस का असली मुजरिम हमारे हाथ में है। अशफाक, फिरोज, राजेश या रघु, या फिर ये चारों। सर ये अखबार रघु की गाड़ी में से निकला है। ये दुनिया का सबसे बकवास अखबार है, इसे कोई नहीं पढ़ता है, सिर्फ रघु ही पढ़ता है। और खास बात यह है सर, यही अखबार लाश के पास मिला था। बोलो, क्यों मारा फरीदा को? साहब हमने नहीं मारा साहब। बोलना रघु। साहब हमने तो सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने में मदद की थी साहब, और कुछ नहीं। अगर तुम दोनों ने फरीदा को नहीं मारा तो किसने मारा है? लाश के साथ रेप किसने किया? व्हाट? बोल, इन दोनों में से कौन है? सभी। बोल।
अब बोलेगा भी। मैंने मारा फरीदा को। पहले मैं फरीदा और फिरोज की शादी के खिलाफ था। जब मैंने फरीदा को देखा तो देखता ही रह गया। मैंने अब्बू को मना लिया। और तुरंत उन दोनों को घर ले आए। मैंने सोचा फरीदा मेरे इस एहसान का बदला चुकाएगी, मुझे करीब आने देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन मौका पाकर मैंने पीछे से उसे दबोच लिया। अरे फिरोज, अशफाक, अरे अरे कब? देखो मैं तो आज सबक सिखाती हूँ बराबर से। तेरी तो देती हूँ मैं। बदतमीज। अरे आज तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। उसने लोगों के सामने मुझे खदेड़ खदेड़ कर मारना चाहा। पागल हो गई है। अरे रुक, कहाँ जा रहे भाग के? हाँ? पगला गई। अरे रुक, अरे रुक, पकड़ के मार। रुक, कहाँ जा रहे? मैंने रघु और राजेश के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उसे रघु पर बड़ा यकीन था। रघु को उसके पास भेजा। भाभी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए भाई। और भाभी जी, आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। हाँ बताइए। फिरोज भाई है ना, फिरोज भाई ने घर बनाने के लिए एक जमीन खरीदी। तो मैंने ये सोचा कि कहीं आपको बाद में जमीन पसंद ना आए, तो चलो मेरे साथ आपको दिखा देता हूँ। अरे सोचिए मत भाभी जी, चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, खुशी की बात है, इतने का सोचना। आइए भाभी जी, मैं हूँ ना आपके साथ। हाँ हाँ चले। जमीन दिखाने के बहाने टेम्पो में उसे बिठा लाए। आइए भाभी जी। ये देखिए, ये जमीन खरीदी है इतना बढ़िया सा। ये जमीन खरीद रहे हैं फिरोज? हाँ भाई। यहाँ कौन आएगा? हम बताते हैं। अशफाक, यहाँ से थोड़ी दूर पर है वो जमीन जो तुम्हारे लिए मुकर्रर की गई है। देखोगी तो हैरान हो जाओगी। रघु भाई, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ क्या कर? रुक रुक रुक, ला रुक फरीदा, रुक। रुक रुक रुक। इतनी जिल्लत सही थी, इतने ताने सुने थे नौटे होने के, दिमाग सुलग उठता था। सामने तो लाश पड़ी थी साहब, लेकिन दिमाग में जीती जागती फरीदा। हमने अपना आपा खो दिया। शर्म आती है तुम जैसे आदमी को सामने देखकर। ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा तुम्हारे खिलाफ कि जमानत को भी तरस जाओगे। अरे ताई, श्रेया कुछ है? अरे लगता है वो अंदर तैयार हो रही होगी, और जब तक मैं उसे बाहर नहीं लाऊंगी ना, लगता है वो आएगी ही नहीं। प्रभा ने पार्टी इतनी झकास दी है कि कोई कमी ही नहीं छोड़ी। अब कैसे नहीं देती, मेरी श्रेया की पार्टी है भाई, और इतनी मेहनत उसी के लिए तो करती हूँ मैं। बिल्कुल सही कहा भाई, बच्चों के लिए तो कितना भी करो कम है, और तुम तो 2 नौकरियां करती हो। मेरा तो एक रिक्शा चलाने में टायर पंचर हो जाता है। अब जल्दी बुलाओ श्रेया को, वरना बच्चे लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हाँ अभी बुलाती हूँ। श्रेया, श्रेया उठेगी ली? अरे अभी तक तैयार नहीं हुई ये लड़की। श्रेया, अरे ये लाइट को
क्या हो गया? अरे आप लोग सब घबराओ मत, मैं मोमबत्ती जला रही हूँ। क्या हो रहा है? कैसी आवाजें आ रही हैं? अरे भाई, बर्थडे में खर्चा अच्छा किया है तूने। दिन रात मेहनत करती हूँ, एक एक पैसा कमाने में पसीने निकल जाते हैं मेरे, फिर भी इतनी मुश्किल से इतना महंगा केक लाई थी तेरे लिए, लेकिन तुझे तो ये सब दिखाई नहीं देता ना। कम से कम ये तो सोच लेती श्रेया कि सारे मोहल्ले के लोग यहाँ खड़े थे। मोहल्ले वाले को इधर उधर खड़े रहने के अलावा कोई काम नहीं है, और ये सब करके तो मेरे लिए बुरी ही रहेगी। अरे विनोद ने मुझे बताया यहाँ क्या हुआ, मैं फौरन आ गया। विनोद ने बताया तेरे को, या तेरे पास जिगर नहीं है ये बोलने के लिए कि तू भी इसमें इसके साथ था? लाइट तो तूने ही काटी होगी ना। मैं कुछ बोलता नहीं हूँ करके तू मुझे हर मामले में घसीट लेगी? क्या मिलता है तेरे को ये सब करके? और वैसे भी हम दोनों का तलाक तो हो चुका है ना। तेरे से पीछा छूटता तो तलाक होता ना। अरे ऐसे तलाक का फायदा ही क्या, जो तू गले में घंटी की तरह लटका है मेरे। अब मैं बीमार हूँ तो क्या करूँ? अरे छोड़ बाबा, किसके सामने बात कर रहा है? बाबा की दवाई जान भी आती है, और मोहल्ले के सामने पार्टी देकर दिखावा करना अच्छा लगता है ना। तू गप्पा बस, मदे बोलू न खुश, तुझे नहीं समझेगा श्रेया। ये आदमी किस तरह से झूठ बोलकर मुझसे पैसे ऐंठता है, दवाई का बहाना बनाकर। बाबा, परिवार, ये शब्द जब भी हमारे जहन में आता है तो चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ये मुस्कान जिंदगी के उन बेहतरीन पलों की वजह से होती है जो हमने अपने घर वालों के साथ बिताए होते हैं। आमतौर पर एक परिवार में जितना प्यार होता है उतनी ही तकरार भी होती है, लेकिन ये तकरार किसी परिवार को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि आने वाली चुनौतियों के लिए और मजबूती के साथ खड़े होने की ताकत देती है। और वहीं कई बार कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसके बाद परिस्थितियां बदलने लगती हैं। आज की इस कहानी में प्रभा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसका पारिवारिक रिश्ता बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा था। अपने पति के साथ उसका तलाक हो चुका था, और साथ ही साथ प्रभा और उसकी बेटी के बीच में दूरियां आ चुकी थी। आखिर ऐसा क्यों था? क्या हुआ था इस परिवार में? और क्यों श्रेया को अपनी मां फूटी आंख नहीं सुहाती? अगर प्रभा, वो बच्ची है, बच्चों से गलतियां होती हैं, उस पर इतनी सोचने की क्या जरूरत है? सारा दिन काम करती हूँ और फिर रात को ये सब। मेरी तो जैसे जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। 13 साल हो गए, काश मैंने कभी सुबह से शादी ही नहीं की होती। जो कुछ सुवेश कर रहा था वो मैं बस श्रेया के लिए ही झेल रही थी। ये क्या है? ये गिर गई थी तो मैंने फेंक दिया इसको। सुवेश, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें दवाइयों की जरूरत है। तुम्हें भी अब नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। कब तक मैं ऐसे अकेले काम करती रहूंगी? क्यों तू इसे वापस बीमार कर देना चाहती है? अभी अभी तो ठीक होने लगा है बेचारा। वाह यार, तुझे तो पार्टी के लिए शाम का इंतजार ही नहीं करना पड़ता। भाई को शाम को 7 बजे के बाद आती है, उससे पहले दिन भर ऐश ही ऐश। तूने तो साला पूरा मामला ही पलट दिया। एक तरफ तेरी बीवी कमाती भी है, घर का सारा काम भी करती है, ऐसे जैसे तेरी बीवी नहीं कोई लॉटरी हो। तू साला घर पे ऐश कर रहा है। लोगों को बीमारी दुख देती है, पर मुझे देख, मुझसे ज्यादा सुखी इंसान देखा है कभी इस दुनिया में? है? एक बात बता, तुझे सच में कोई बीमारी है, ऐसा ही हवा बांध रहा है? मैंने अपने बीमारी को ही अपना हथियार बना लिया। 4-5 दोस्त छोड़ देता कि दौड़े पर ना कम ना हो। अब मैं इतना बीमार थोड़ी ना हूँ जितना मेरी बीवी समझती है। यार दारू खत्म हो गई यार। अरे श्रेया बेटा, दूसरी वाली बोतल ले आ।
दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट प्रभा देशमुख को अपने पति सुवेश देशमुख से तलाक लेने की अनुमति देती है। बच्ची श्रेया देशमुख की कस्टडी मां प्रभा को दी जाती है। मैडम ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ मैडम। मैडम प्लीज मैडम। डिवोर्स तो सिर्फ कागज पर ही हुआ था, क्योंकि वो तो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। इस चौल में मैंने सोचा था कि वो कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा और मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी। मौसी, मुझे इस बात का गम नहीं है कि वो मुझसे पैसे ऐंठता है, लेकिन इस बात का गम है कि उसने मेरी ही बेटी को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। वो जानता है कि श्रेया मेरी कमजोरी है और इसी बात का फायदा उठाता है वो। भगवान पर भरोसा रख, एक दिन श्रेया को एहसास हो जाएगा कि तू उसे कितना प्यार करती है। ये फ्रूट फेशियल है ना मैम, आपको बिल्कुल गोरा गोरा कर देगा। हेलो, हाँ बोला। क्या? श्रेया कहाँ फंसे जा रही है? श्रेया, कुठे आए तू? श्रेया, श्रेया। अरे क्या हुआ? काय को इतना चिल्ला रही है? सुबह श्रेया को कहाँ छुपा कर रखा है, जल्दी बता दे। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं उसको इधर काय को छुपा के रखूंगा? इधर नहीं छुपा कर रखा है तो किधर छुपा कर रखा है? आई शपथ, मेरे को नहीं मालूम वो किधर गई है। तो फिर किसको मालूम होगा? उसके स्कूल से फोन आया था, उसकी टीचर कह रही थी स्कूल में बम फोड़ कर किधर भाग गई है वो। अरे उसका रोज का है, तू टेंशन मत ले, जा वो आ जाएगी। दुर्गा मौसी, कहीं नहीं मिल रही है श्रेया। हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली श्रेया। तुम लोग फिर आ गए? साहब, मेरी बेटी श्रेया वो मिल नहीं रही है। तुम लोगों का रोज कुछ ना कुछ चलता है ना? साहब, ये मेरी सास है, इसी ने मेरे पैसे चुराए हैं। आप एक बार इसके घर में देखिए, मेरी जमा पूंजी यहीं मिलेगी। हाँ हाँ साहिब, आप आओ और देख लो पूरा घर। मैंने चोरी नहीं की तो मैं क्यों डरूं? शिंदे बाग जरा। सर, इनके घर से तो कुछ नहीं मिला। साहब, आप एक बार फिर से देखिए, पैसे जरूर इसने कहीं छुपा कर रख दिए होंगे। साहिब, इसने जानबूझ के खुद अपने पैसे छुपा दिए हैं और इल्जाम मुझ पे डाल के मुझे बदनाम करना चाहती है। साहिब, आप एक बार इसके घर भी देख लो। चेक करो। चलिए देखें। ये क्या है? ये पैसे श्रेया के बैग में कैसे आ गए? साहब, जरूर इसने ही। हाँ, यही सब करने के लिए हम बैठे हुए हैं। तो और क्या करने के लिए बैठे हो? कुछ भी बोलते रहती है। चुप! हे बघा, तुमची नाटकं बघायला माझ्याकडे वेळ नाही, अगली बार ध्यान रहे।
मैं मानती हूँ कि हमने आपको अब तक बेवजह तंग किया है, उसके लिए माफी है, लेकिन मेरी बेटी श्रेया वो घर वापस नहीं आई साहब, आप उसे ढूंढो। अगर ये तुम लोगों का कोई नया नाटक हुआ ना, दोनों को उठा के अंदर कर दूंगा। नहीं साहब, सच्ची। हम तुम्हारी बच्ची को ढूंढने की शुरुआत करते हैं, कुछ भी पता चलेगा तो इन्फॉर्म करें, और अगर तुम्हारी बेटी खुद से कहीं गई हो और घर वापस आ जाए तो तुम हमें इन्फॉर्म करोगे। सर ये फिर से इनका कोई नया नाटक तो नहीं है? शिंदे ये तो पता लगाना होगा, बात एक बच्ची की है, मामला अगर इनके बीच का भी हो तब भी हमें बच्ची को तो ढूंढ निकालना है। बच्ची आखिरी बार स्कूल में दिखी थी, तफ्तीश वहीं से शुरू करते हैं। अक्सर आपसी झगड़ों और बातचीत के दौरान हम ये सोचते हैं कि हमारे आसपास मौजूद बच्चे ये समझ नहीं सकते, लेकिन हम पूरी तरह से गलत हैं। इस उम्र में किसी भी चीज को समझने की लालसा अपनी चरम सीमा पर होती है। अबोध मन हमेशा अपने आसपास मौजूद हर पहेली को सुलझाना चाहता है। ये मन हर उस शब्द को अपनी गहराई में उतार लेता है जो उसके आसपास चल रहा होता है, और इस सब का असर पड़ता है उनके चरित्र पर। श्रेया ने भी बचपन से वो सब कुछ देखा था जो प्रभा और सुवेश के बीच चलता आया था, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं वो उस तालीम से वंचित रह गई थी जिसकी वो हकदार थी। नतीजा, उसकी माँ को उसके द्वारा की गई शरारतों की खबर मिलती रहती थी। लेकिन इस बार मामला गंभीर था। स्कूल से मस्ती करके भागी श्रेया का अब तक कुछ पता नहीं चला था। आखिर कहाँ गई थी श्रेया? क्या वो सच में किसी मुसीबत का सामना करने वाली थी, या फिर ये भी उसकी कोई शरारत थी? सर इस श्रेया का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है स्कूल में। टीचर्स भी उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल रही है। काफ़ी कंप्लेंट्स है उसके बारे में स्कूल में। शिंदे, उसको घर का माहौल कैसा मिला ये भी तो देखो। ऐसे माहौल में कोई भी बच्चा ठीक कैसे रहेगा? सर अगर ये श्रेया अपनी मर्जी से स्कूल से भागी तो वो गई कहाँ, और अगर वो कहीं गई भी तो गई क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। नमस्ते साहब। इस बच्ची को जानते हो? इसी स्कूल में पढ़ती है। साहब जानता हूँ साहब, ये हमेशा मेरे पास से आइसक्रीम लेकर जाती है। बहुत नटखट बच्ची साहब। कल भी इसने यहाँ से आइसक्रीम खरीदी थी। कल तो ये स्कूल खत्म होने से पहले ही निकल गई थी साहब। वहाँ रिक्शा स्टैंड से रिक्शा लिया था उसने। सुनो भैया, ये बच्ची स्कूल में पढ़ती है, कल यहाँ से ऑटो में बैठ के गई है, इसको देखा? हाँ साहब, ये लड़की मेरे ही रिक्शे में बैठी थी। मैंने ही 7 बंगला बस स्टॉप के पास छोड़ा था, मेट्रो ब्रिज के नीचे। शिंदे, ये श्रेया 7 बंगला बस स्टॉप क्यों गई होगी? सर 7 बंगला मेट्रो ब्रिज के पास जो बस स्टॉप है उसके आसपास को सर्विलेंस सीसीटीवी लगे हुए हैं, शायद उसकी फुटेज से कुछ हाथ लगे। सारा फुटेज मंगवाओ। ओके सर। हेलो, सर ये देखिए श्रेया 7 बंगला बस स्टॉप पे खड़ी गई है। ये श्रेया बस में बैठकर कहाँ गई? सर ये 210 नंबर की बस है। 7 बंगला बस स्टॉप से लेकर लास्ट स्टॉप तक सिर्फ 4 स्टॉप्स हैं, और आखिरी स्टॉप है वर्सोवा। सर इतने बड़े एरिया में से ढूंढ पाना मुश्किल होगा। शिंदे, एटलीस्ट ये तो पता चला कि श्रेया वर्सोवा की तरफ गई थी। अब ये पता करना है कि वो वहाँ क्यों गई थी और किससे मिलने गई थी। मात्रे के साथ अपने 2 आदमी और भेजो और उस एरिया में पूछताछ करवाओ। हो सकता है किसी ने बच्ची को देखा हो। क्या हुआ प्रभा? श्रेया कुछ पता चला? नहीं अमित, लेकिन मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तेरी मदद की जरूरत है। तू मुझे कुछ पैसे देगा क्या? क्यों, क्या हुआ? वो सब मैं तुझे नहीं बता सकती, बस मुझे पैसे चाहिए। पैसे तो अभी मेरे पास भी नहीं है। होता तो मैं मना ना करता, लेकिन काफी दिनों से काम पर नहीं गया हूँ ना, तो अच्छा ठीक है, अब तू जा। प्रभा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।
श्रेया उस दिन स्कूल से भागने के बाद सीधी वर्सोवा की तरफ गई थी। कोई रहता है तुम्हारा वहां? वर्सोवा? नहीं साहब, वर्सोवा में तो हमारा कोई नहीं रहता। जरा अच्छे से सोचो, आखिर वो वहां क्यों जाएगी, वो भी यूं एकदम अकेले स्कूल से भाग के? हाँ साहब, वर्सोवा में आरती रहती है, श्रेयाची मैत्रिन। आरती, आपकी फ्रेंड श्रेया आपसे मिलने आई थी? अंकल, बहुत दिन हुए मैं और श्रेया मिले ही नहीं। सर, सड़क के उस पार वाले साइबर कैफे से कुछ पता चला है। तो साइबर कैफे ओनर ने श्रेया की फोटो को पहचाना है। उसके हिसाब से श्रेया वहाँ 3 बजे तक थी और उसके बाद सीधे यहाँ पर आई है। बेटा, आपकी फ्रेंड अभी तक घर नहीं लौटी है। आपको हमें सब कुछ बताना होगा, जो कुछ भी आप जानती हो। देखो, घबराओ मत, सब कुछ सच सच बताओ। अंकल, कुछ दिन पहले श्रेया मुझसे मिलने आई थी। आरती, तेरे बाबा प्रॉपर्टी में काम करते हैं ना, मुझे किसी भी खाली घर की चाबी दे देना प्लीज। लेकिन मुझे पापा से बात करनी होगी और मैं उनसे क्या बोलूंगी? देख आरती, तू किसी को कुछ मत बताना प्लीज। तू बस मुझे चाबी दे दे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तू मेरी दोस्त है ना, मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? ठीक है, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। बेटा, कौन से घर की चाबी दी थी आपने उसे? राजकमल चोल के घर की। आपके पास उसकी डुप्लीकेट चाबी है? हाँ है। तुम अंदर चेक करो। सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सर एक मिनट। हाँ मात्रे। सर, मात्रे का फोन था। प्रभा ने अपने घर के पास ही एक सुनार को अपने गहने बेच दिए। कितने मिले सारे गहनों के प्रभा? गहने? कौन से गहने? मैं तो अपने काम से वापस आ रही हूँ। प्रभा, हमारे पास गंवाने के लिए वक्त नहीं है। हम तुम्हारी बेटी को बचाकर उसे वापस लाना चाहते हैं। कहीं श्रेया के लिए कोई धमकी भरा कॉल तो नहीं आया तुम्हें? देखो प्रभा, तुम्हारे लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि हम ही हैं जो उसको बचा सकते हैं और वापस ला सकते हैं। 50,000 मांगे साहब। फोन आया था मुझे। किसने मांगे तुमसे पैसे? जानती हो उसे? मैं नहीं जानती साहब, बस फोन आया था और कहा कि 50,000 रुपए देना पड़ेगा और श्रेया उनके पास है और अगर नहीं दिए तो वो श्रेया को मार देंगे। इसी बात का शक था। वैसे इस किडनैपिंग के पीछे कोई ऐसा भी है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कौन? शायद इस किडनैपिंग के पीछे तुम्हारी बेटी श्रेया खुद है। क्या? श्रेया नहीं किया होगा ये सब, लेकिन साहब इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो बच्ची है अभी। ये सब उसको सुवेश ही सिखाता है, झूठ बोलना, पैसे ऐंठना, इन सब कामों में सुवेश ही उसकी मदद लेता था। अरे आई, नाश्ता तैयार है? नाश्ता नहीं है, कल की खिचड़ी है, दे दूं? क्या है तू भी? प्रभा के घर से देख क्या मस्त खाने की खुशबू आ रही है। कुछ तो करना पड़ेगा। बाबा, ये आप क्या कर रहे हो? बहुत भूख लग रही है बेटा। कमजोरी के मारे चक्कर से आने लगे। वो किस्मत में अगर ये कचरे से खाना चुनना लिखा तो क्या कर सकते बेटा। तेरी आय तो पैसा नहीं देगी ना मुझे खाना खाने के लिए। पिछले 7 दिनों तक एक दवाई तक नहीं खरीद पा रहा हूँ। पता नहीं अब कितना दिनों तक जिंदा रहूंगा मैं। ये आप छोड़िए, चलिए मेरे साथ।
आई आई आली, अरे तू इसको क्यों लाई यहाँ पर? तू पहले अंदर जा और बाबा के लिए खाना ला। इसके लिए खाना लाऊं? अरे मेरा बस चले तो इसे जहर दे दूं मैं। ठीक है, मत दे। मैं और बाबा कच्चे में से ही खाना खाएंगे। चलो बाबा। रुक, लाती हूँ। बेटा आजिल अपन बुलाओ, वो भी तो हमारे साथ खाना खाएगी ना। हो बाबा। क्या? आई, लगता है वो लेनदार आ रहा है। अब क्या करेगा तू? हाँ, एक आइडिया है। वो लोग एक बीमार आदमी पे तो हाथ नहीं उठाएंगे। चलो 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि वो पैसे के लिए एक बीमार आदमी का धुलाई कर देगा, लेकिन एक बच्ची पे हाथ नहीं उठाएगा, है ना? रुक, मैं आता हूं। अरे श्रेया सुन, इधर आ, एक काम है, आजा आजा। क्या हुआ बाबा? चल ना, चल इधर आ, चल रुक, चल तू ना बेटा यहाँ लेट जा, ठीक है? क्या हुआ बाबा? आप मुझे यहाँ लिटा क्यों रहे हो? बेटा तेरे बाबा को ना एक आदमी को पैसे देने हैं। उस आदमी को अगर बाबा ने पैसे नहीं दिए ना, तो आदमी बाबा को बहुत मारेगा। तू चाहती है बेटा बाबा को कोई मारे? तो ले जा, ले जा। आई, तू संभाल, मैं जा। अरे कौन है? काकी, सुरेश को बाहर भेजो। हम लोग जानते हैं कि वो अंदर ही है। आज मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। वो तो बहुत बीमार है बेटा, हम लोगों ने तुमसे पैसे उधार लिए हैं, थोड़ी दिन में लौटा देंगे। श्रेया, 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 अरे अंदर कहाँ घुसे जा रही है? श्रेया, किसने लिटाया तुझे यहाँ? सुवेश ना? अरे आप जिसे ढूंढ रहे हो वहां से भाग रहा है। साला, चल चल। फिर इसके बाद श्रेया बिगड़ गई साहब। घर से पैसे चोरी करना, झूठ बोलना, इतनी छोटी सी उम्र में सब गलत काम सीख गई थी वो। तुम्हारा फोन? इसमें से कौन सा नंबर था जिससे कॉल आया था? ये दूसरा वाला 022444982। ये तो किसी पीसीओ का नंबर लगता है। एक काम करो, इस नंबर के बारे में पता करो, तब तक मैं सुवेश की बीमारी की खबर लेता हूँ। चल। पुलिस को इस बात का शक था कि 12 साल की श्रेया ने खुद ही अपनी किडनैपिंग का झूठा नाटक किया, लेकिन किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अगर यह सब कुछ खुद श्रेया ने किया था तो इसके पीछे वजह क्या थी। प्रभा ने जो कुछ भी पुलिस को बताया था उससे यह तो साफ होता है कि सुवेश ने हमेशा श्रेया की मासूमियत का गलत फायदा उठाया था। आखिर क्या हो रहा था, कहां थी श्रेया, और क्या इस सब में सुवेश भी उसके साथ शामिल था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस ने सुवेश से सवाल जवाब शुरू किए। 1 नंबर की झूठी है साहब वो। मैं सच में बहुत बीमार रहता हूँ। वो तो मुझे श्रेया से मिलने से भी रोकती है। तो तू श्रेया को पैसे चुराने के लिए भी नहीं बोलता होगा? श्रेया के चोरी करने की आदत से मैं इनकार नहीं करता हूँ साहब, लेकिन ये आदत मैंने उसे सिखाई है, ये बिल्कुल गलत बात है। सुवेश तू कहीं से भी दूध का दूल्हा नहीं लगता है। प्रभा भी क्या दूध की धुली हुई है? उसने भी तो मुझे छोड़ दिया अपने यार के लिए। मतलब? उसका चक्कर है साहब। चक्कर? हाँ। किसके साथ? अमित के साथ, वही रिक्शा वाला। मुझे श्रेया ने बताया था देर रात को वो घर आता है। सुनिए, 022444982। वो है सब। क्यों, क्या हुआ? इस नंबर से एक धमकी भरा कॉल आया था। मामला किडनैपिंग का है। कोई आदमी यहाँ आया था इस 10-12 साल की लड़की के साथ। ये कैसे बता सकता हूँ साहब, मैं यहाँ तो 50 लोग आते हैं।
सर यहाँ से तो कुछ भी पता नहीं चला है। हाँ, मैंने भी सुवेश से पूछताछ की। श्रेया की माँ प्रभा का एक नया एंगल सामने आया है। शिंदे कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो हमें नजर नहीं आ रहा? सर अब तो ये कहना भी मुश्किल है कि श्रेया ने खुद ही ये सब प्लान किया है या फिर किसी और का भी हाथ है इसमें। एक काम करो, इस अमित के बारे में और पता लगाओ। सुनिए। हाँ जी सर। ये अमित का घर किधर रहता है? सुनिए, ये अमित का घर कहाँ है? यहाँ से राइट। थैंक यू। बाबा किधर है बेटा? साहब, अमित तो बाहर गया है। बेटा श्रेया को जानते हो? हाँ सर, मैं श्रेया को जानता हूँ। वो मेरी स्कूल में पढ़ती है और वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं अच्छी लगती बेटा तुम्हें? ऐसा क्या हुआ? वो मेरे घर पे आके रहने वाली है। तुम्हारे घर में? क्यों बेटा? मेरे बाबा और उसकी यही शादी करने वाले हैं। सर ये प्रभा का अफेयर कहानी में एक नया एंगल जोड़ रहा है। हाँ, इस अफेयर के बारे में सुवेश ने भी बताया था, जो उसे श्रेया से पता चला। अमित के बेटे को भी ये बात मालूम है, बस प्रभा ने ये बात हमसे खुद छुपा के रखी। अमित और प्रभा को लेकर आओ। साहब, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं श्रेया को कुछ कर दूंगी। सबसे ज्यादा प्यार मैं श्रेया से ही करती हूँ। पर श्रेया तो तुमसे नफरत करती थी। तेरे और अमित के चक्कर के बारे में भी उसे पता था। इससे तेरा मोटिव और स्ट्रांग हो जाता है। और तू बिना ब्रेक लगाए सारी कहानी फटाफट बता। पता चला बहुत दिनों से तेरा रिक्शा नहीं निकला है। पैसों की जरूरत तो तुझे भी होगी। साहब, मेरा रिक्शा मेरे पास है ही नहीं, बनने को दिया है, इसलिए नहीं चलाया। और साहब, प्रभा का तलाक हो चुका था और मेरी बीवी को तो मरे काफी टाइम हो गया, इसलिए हम दोनों ने सोचा कि एक दूसरे का सहारा बनते हैं। साहब, श्रेया मेरी भी बेटी जैसी है, उसको कुछ करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। मासूमियत घोल के पी गए हो तुम दोनों, लेकिन मैं सब पता करके रहूंगा। और जहां मुझे पता चला कि सबके पीछे तुम दोनों हो, नाक से पानी पिला दूंगा। हाँ बोल। ठीक है, वहां पहुंचते हैं। सर, चारकोप नाले के पास एक बच्चे की लाश मिली है। चलो। एक 12 साल की बच्ची को बड़ी निर्दयता से मारा गया था। एक किडनैपिंग का केस जो खुद श्रेया ने रचा था, अब उसके मर्डर केस में तब्दील हो चुका था। आखिर कौन था जिसने इस बच्ची की हत्या की थी? आखिर श्रेया की मौत से किसे फायदा हो सकता था? अब तक पुलिस इस केस को हर एंगल से खंगाल चुकी थी, लेकिन अब भी उन्हें उसे कड़ी की तलाश थी जिसके मिलने से शायद ये केस सॉल्व हो सके। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक श्रेया की मौत उसके गायब होने के ठीक 48 घंटे बाद हुई थी। मतलब श्रेया उस घर में रुकी तो थी, लेकिन उसकी मौत कहीं और हुई और उसके बाद उसकी लाश को नाले के पास लाकर फेंक दिया गया। सर, श्रेया मर्डर केस के सिलसिले में कोई आदमी आपसे मिलने आया है। अंदर। जी सर। साहब, मैं किशोर साहब, कांदीवली में पंचर की दुकान पे काम करता हूँ सर। इस केस से तुम्हारा क्या लेना देना? साहब, 5 तारीख को एक आदमी की गाड़ी की पीछे वाली सीट पे मैंने इस बच्ची को देखा सर। गाड़ी का पंचर तो साहब मैंने ही बनाया था, लेकिन साहब उस समय जब इस बच्ची को देखा तो लगा सो रही थी। लेकिन साहब अब तो जरूर लगता है कि ये बेहोश थी बच्ची साहब। ड्राइवर का स्केच बनाने में हमारी मदद करो। साहब, उसने तो अपना मुंह ढक रखा था साहब, लेकिन आज सुबह पेपर में बच्ची की फोटो देखते ही मैं यहाँ आ गया साहब। गाड़ी नंबर याद है? साहब, लाल कलर की छोटी गाड़ी थी साहब।
अब दिन भर में साहब इतनी गाड़ियां देखते हैं, ध्यान तो नहीं रहता, लेकिन साहब गाड़ी का आखिरी नंबर साहब 8-9 था। ठीक है, तुम जाओ, अगर कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे। नमस्ते। शिंदे, 5 तारीख को मर्डर हुआ और लाश मिलती है अब। इस पंक्चर वाले ने भी श्रेया को उसी दिन गाड़ी में देखा था। ये जो कोई भी मुंह ढका हुआ आदमी है, इसी ने श्रेया को मारा है। ये देखो, ये रहा वो नाला जहां में श्रेया की लाश बरामद हुई, और ये है प्रभा की चौल, और उसके ठीक बीच पड़ती है कांदिवली की ये पंक्चर की दुकान। शिंदे, मुझे शक हो रहा है कि जिसने श्रेया को मारा है वो प्रभा की चौल का है, और श्रेया और प्रभा को जानने वाला है। शिंदे, इस चौल को टारगेट करो, ये लाल गाड़ी हमें खूनी तक पहुंचा सकती है। रुके, यहाँ कोई लाल कलर की गाड़ी देखी तुमने जिसका लास्ट नंबर 8-9 है? नहीं। सर, इस चौल में एक लाल गाड़ी है, कोई शंकर नाम का आदमी यही 3 गली छोड़ के रहता है। वो क्यों मारा बच्ची को? साहब, आप लोग क्या बोल रहे हैं? क्यों मार रहे हैं मुझे? मैं क्यों मारूंगा साहब? मैं तो उसे अपनी बेटी की तरह मानता हूँ, मेरे जिगरी दोस्त की बेटी है साहब। जिगरी दोस्त? हाँ साहब, सुबह साहब वो 5 तारीख को मेरी गाड़ी लेके गया था, बोला था कोई जरूरी काम निपटाना है तो दे दी साहब गाड़ी। तूने ही मारा है अपनी बेटी को, चल बोल वरना उल्टा लटका के मारूंगा। बता दो साहब, प्रभा से पैसे निकलवाने के लिए मैंने और श्रेया ने मिलकर ये प्लान किया था, लेकिन ये बात गलत है कि मैंने उसे मारा है साहब। तुझे इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ी जो तूने इतना बड़ा प्लान बनाया? लेनदारों को पैसे देने थे साहब, मैं क्या करता, जीना आराम हो गया था साहब मेरा। फिर श्रेया ने झट से एक घर का इंतजाम कर लिया। प्लान ये था कि पैसे मिलने तक वो उस घर में ही छुपी रहेंगी, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, शायद कोई लेनदार। जब भी मुझे ढूंढने कोई लेनदार आता, श्रेया घर में मेरी जगह सो जाती थी। उस दिन भी जब राजकमल चौल के उस घर में मैं श्रेया से मिलने गया तो उसने बोला कि वो मेरी जगह ले लेगी और मैं उस जगह सेफ रहूंगा। ठीक है। मैं जब अगले दिन वापस अपने घर आया तो मैं खुद ये देखकर हैरान हो गया कि श्रेया की लाश मेरे ही बिस्तर पर पड़ी थी। शंकर की गाड़ी से मैंने श्रेया को नाले के किनारे फेंक दिया। मुझे लगा कि लाश मिलने से पहले ही मैं पैसे निकलवा लूंगा। हेलो, पैसे तैयार रख, नहीं तो जानती है ना मैं क्या कर सकता हूँ। साहब, मैंने सब कुछ किया है लेकिन अपनी बेटी को नहीं मारा है साहब, नहीं मारा है। सुवेश का पीछा कौन कर रहा होगा? क्या इसकी बातों पर भरोसा करना ठीक रहेगा? सर, सुवेश के लेनदारों की लिस्ट निकालता हूँ, शायद उनमें से कोई हो। शिंदे, पूरे चौल में कोई ना कोई तो होगा जिसने किसी को आते जाते देखा होगा। इतनी सफाई से सब कुछ कैसे किया जा सकता है? सर, वैसे दोपहर के वक्त उस चौल में चहल पहल कमी रहती है। सर, एक काम करता हूँ, मैं अपने खबरियों का नेटवर्क एक्टिव करता हूँ, चौल के लोगों से पूछताछ करता हूँ, शायद वहां से कोई सुराग हाथ लगे। सर, चौल में लोगों ने पूछताछ में इस आदमी के बारे में बताया है, इसे दोपहर में उस चौल में देखा गया है। सर, इसकी कुंडली निकाली तो पता चला कि एक सुपारी किलर है और फिलहाल में एक मर्डर केस में अंदर था। ये नाम क्या है इसका? सर, राजू नाम है इसका, अभी बेल पे बाहर है। वापस अंदर जाने का वक्त आ गया, जहां भी मिले वहां से घसीट के लाओ चलो। सर, बोल, मैं ही मारा था छोकरी को, मुझे पैसे मिले थे। किसने दिए थे पैसे? साहब, मुझे पैसे वो जिंदगी भर मैं अपने बच्ची के प्यार के लिए तरसती रहूंगी। मुझे कभी अपनी बच्ची का प्यार मिला ही नहीं अमित। क्यों मारा बच्ची को? बोल। साहब, मैंने ऑटो बेचकर सुपारी दी थी साहब, लेकिन साहब सुपारी श्रेया की नहीं, सुवेश की थी।
सब सुवेश प्रभा को बहुत परेशान करता था और मैं प्रभा से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। प्रभा हमेशा श्रेया के प्यार के लिए तरसती थी साहब, लेकिन जब तक ये सुवेश था ना तब तक ये मुमकिन ना हो पाता। इसलिए प्रभा की खुशी की खातिर मैंने सुवेश को रास्ते से हटाने का सोचा था। उस दिन क्या हुआ था? मुझे नहीं पता था कि ये बाप बेटी अपना ही प्लान बना रहे हैं। हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी। मैं वहां घर के बाहर ही खड़ा था, राजू सुवेश को मार देता और सारा किस्सा खत्म। लेकिन साहब उस दिन एक अलग ही किस्से की शुरुआत हो गई। अबे अमित, जल्दी आ जाए या लोचा हो गया। मालूम है कितना बड़ा कांड हो सकता है। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, तू अपने संभाल ले। मुझे लगा बॉडी सुवेश के घर से मिलेगी तो बाद में फंसेगा भी वही, और फिर बाद में मैं प्रभा को सुवेश के खिलाफ भड़काकर अपना रास्ता साफ कर लूंगा। साहब मैंने जो भी किया प्रभा के लिए किया साहब। चल। मेरी जिंदगी की गलतियों की सजा मेरी बेटी को भुगतनी पड़ी। सुवेश और मेरे झगड़े की वजह से मेरी बेटी की जान चली गई। अब मेरी बेटी कभी वापस नहीं आएगी साहिब, कभी वापस नहीं आएगी। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ किया है ना तू? गड़बड़? कुछ तो लफड़ा किया है तू, नहीं तो ऐसा कैसे होता? बच्चे लोग को खाना दिया मैं, और क्या किया मैं? तेरे को पता है पुलिस ढूंढ रही है तेरे को बस्ती में। पुलिस? मैं आते वक्त वो किराना वाले से पूछ रहा था तेरा नाम लेके, किधर को रहता है। शंकर पवार तुम हो? हो सर। तुमको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा अभी इसी वक्त। चलिए। देख हम लोग जाके जल्दी आते हैं। हाँ तब तक यही रहने का, कहीं नहीं जाने का। हाँ जल्दी आते हैं। रेखा ते बच्चों का ख्याल रखना। हाँ आम्ही आलोच। हाँ तुम्ही काळजी करू नका, मी आहे। हम लोग को यहाँ क्यों बुलाया साहब? 6 साल पहले आपका बेटा गुम हुआ था ना? हाँ साहब, पर गुम हो गया था कि कोई उठा के ले गया मालूम नहीं साहब। उस दिन मेरे बच्चे को मिला के कुल 4 बच्चे बस्ती से गायब हो गए थे। हमें एक बच्चा मिला है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे, एक छोटा गांव है कलबुर्गी, वहाँ एक होटल में काम करता था। उसका हुलिया, शरीर के निशान, पहचान बिल्कुल वैसी है जैसे आपने अपने बेटे के मिसिंग कंप्लेंट में लिखवाई थी। शिरके आइए, मैं आपको आपके बेटे से मिलवाता हूँ। देखो, तुमसे कोई मिलने आया है। आपने लिखवाया था ना कि आपके बच्चे के कान के पीछे एक बर्थ मार्क है, जाकर देखिए।
अगर आपको जरा भी शक है तो हम डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं इसकी, जिससे साबित हो जाएगा कि ये बच्चा आपका ही है। नहीं साहब, मेरे को कुछ साबित नहीं करना है, ये मेरा राजू ही है। ठीक है, तो आपको कुछ पेपर साइन करने पड़ेंगे, उसके बाद आप अपने बेटे को घर पर लेकर जा सकते हो। एक मिनट साहब, आशा एक मिनट। किधर से तेरे को ये अपना राजू लगता है? उसके कान के पीछे निशान देखा? अपने राजू के कान के पीछे भी ऐसा ही निशान था। दुनिया में 1000 बच्चों के कान के पीछे ऐसा निशान होगा तो क्या सब अपने बेटे हैं? मैं ऐसे मवाली को घर ले जाने वाला नहीं हूँ। तेरे को वो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को वो चाहिए। उस दिन और 3 बच्चे गायब हुए थे ना, उनके माँ बाप आज तलक रो रहे हैं। देखा ना कैसे तड़प रहे हैं। उन किस्मत वाले हैं इसलिए अपना बच्चा अपने को मिला। मैं राजू को घर लेकर ही जाएगी। यहाँ साइन कीजिए। सर, 6 साल पहले एक ही बस्ती के 4 बच्चे गायब होते और जिसमें से एक बच्चा राजेश हमें मिल जाता है। बाकी 3 बच्चे अब तक नहीं मिले। सर, मुझे नहीं लगता कि ये कोई किडनैपिंग की केस है, क्योंकि अब तक फिरौती की कोई मांग की नहीं गई है। शिरके, हम इस केस की फाइल को वापस खोलेंगे। राजेश एक जैकपॉट की तरह हमारे हाथ लगा है। ये एक ऐसी कड़ी है जो दूसरी कड़ियों का पता बता देगी। बाकी बच्चों के माँ बाप को भी बुलाओ और इस केस के सारे डिटेल्स रेडी करो। ओके सर। चलो बच्चा, चलो। ओ अन्ना, बीड़ी मिलेगी क्या? बीड़ी बीड़ी बीड़ी? यहाँ कोई बीड़ी नहीं पीता है और तुम भी मत पीना, समझा? शंकर भाऊ, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपका बेटा राजेश मिल गया। इसका मतलब हमारा बेटा भी वापस मिल सकता है। ओ गजानन भाऊ, ऐसा राक्षस मिलने से तो ना मिले अच्छा है। जीना हराम कर दिया ईसन ने। क्या बकवास कर रहे हो? बेटा है हमारा। स्मिता, स्मिता मेरे टिफिन देना, काम पे जाने के लिए लेट हो रहा है मेरे को। हो गया, जल्दी करो। हो गया। साहब, हम दोनों के बेटे भी शंकर के बेटे के साथ ही गायब हुए थे। साहब, वो राजेश आपको मिला है तो हमने सोचा कि हमारा बेटा भी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बेटे भी मिल जाए, लेकिन इसके लिए हमें आप लोगों के मदद की ज़रूरत है। सब हम वो सब करेंगे जो आप बोलेंगे, बस हमारे बच्चों को ढूंढ कर लाओ साहब। ठीक तरह से याद करके बताओ, उस दिन क्या हुआ था जिस दिन आपके बच्चे गायब हो गए थे? साहब, उस दिन मैं काम से वापस आ रहा था और बाबा बाबा, आइसक्रीम खाने के लिए 40 रुपया दो ना। उसके बाद वो आया ही नहीं। साहब, उस शाम मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो चारों बच्चे ग्राउंड पर खेल रहे थे साहब। नितिन बेटा, खेल बंद करो, घर चलो। पता है कितने बजे हैं? शाम के 6 बजे। चलो घर। बाबा अभी नहीं, खेलने के बाद हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। अरमान की बारी आइसक्रीम खिलाने की, उसके बाद मैं घर आता हूँ। आप जैसे राजेश को ढूंढ कर लाए साहब, हमारे बच्चों को भी ढूंढ कर लाओ ना साहब। साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमारे बच्चों को ढूंढ दीजिए ना साहब।
हम पूरी कोशिश करेंगे, आप लोग घबराइए मत। अगर किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो आपको वापस बुला लेंगे। अभी आप जा सकते हैं। शिरके, राजेश से हमें यह पता चल सकता है कि इन बच्चों के साथ क्या हुआ था गायब होने से लेकर अब तक, लेकिन उसके लिए हमें सब्र करना पड़ेगा क्योंकि राजेश की हालत ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक तुम चाइल्ड वेलफेयर और चाइल्ड साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करो, क्योंकि 2-3 दिन में हम राजेश से पूछताछ शुरू करेंगे और राजेश के घर जाके उसके हालत का जायजा ले लो। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बाकी बच्चों को ढूंढना भी वो शुरू कर देंगे। शुरू कर देंगे नहीं, शुरू कर दिया है। आज हम लोगों को उन्होंने शंकर भाई संभालो अपने आप को। खुश और लेके आओ उस मवाली को घर पे। कुतरिया साला, बोला था इसको, वो अपनी औलाद नहीं हो सकती है। ये पुलिस भी अपने गली डाली है उसको, और इसको भी मां बनने का बहुत भूत चढ़ गया था। साहब ये देखो साहब, क्या किया उस राक्षस ने, मेरे को और मेरे बेटे दोनों को मारा साहब। कल को वो किसी का खून करेगा देखना। मैं उस जानवर को पुलिस चौकी लेके आने वाला था पर भाग गया साहब। भाग गया? कहाँ भाग गया? पता नहीं साहब, लेकिन देखो साहब मेरे बेटे को क्या हाल कर दिया। इसको भी बहुत मारा साहब। वो राक्षस है साहब, वो राक्षस है साहब। सुनिए, किसी लड़कों को यहाँ से भागते हुए देखा? नहीं। विनोद, देखा मैं क्या बाजूला बघा, सुन का मैंने माझ्यावर चला। मैडम, यहाँ से छोटे बच्चे को भागते हुए देखा आपने? नहीं। सुनिए, किसी लड़के को यहाँ से भागते हुए देखा है? हाँ शिरके बोलो। सर उस लड़के के बारे में अब तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उस बच्चे को बीड़ी पीने की आदत है, पान टपरी के आसपास ढूंढो, शायद वहीं मिलेगा। ओके सर। रिका में सर पान टपरी के आसपास ढूंढो उस लड़के को। ओके सर। काका, यहाँ से किसी बच्चे को भाग के जाते हुए देखा? सर वो लड़का मिल गया है, या पान की दुकान के पीछे बैठा है। अरे थांब, पळू नको। अरे काय ना करत, चल चल चल। राजेश बेटा, इससे पहले तुम्हें जहां से लाए थे तुम कहाँ थे? तुम्हारे साथ तुम्हारे 3 दोस्त भी थे ना, अब वो लोग कहाँ हैं? अच्छा ये बताओ, आइसक्रीम खाने के बाद तुम लोगों को क्या हुआ था? बोलो राजेश, बोलो बेटा। बोलो राजेश, कुछ तो बोलो, कहाँ है तीनों? हाँ? इंस्पेक्टर साहब, कई वर्ष बीत चुके हैं, पता नहीं इन लोगों ने क्या क्या देखा होगा। इस सब से बाहर आना इसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। 6 साल हुए गायब हुए, अगर और कुछ वक्त गया तो ऐसा ना हो कि बाकी बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाए। राजेश की माँ को बुलाओ, वही उसे बुलवाएगी। राजेश है ना, बहुत अच्छा बच्चा है, सबकी सुनता है, और उसके दोस्त है ना सब, नितिन, अविनाश, अरमान, ये भी बहुत अच्छे बच्चे हैं सब। देख, तेरे को भी चाहिए ना कि नितिन, अविनाश और अरमान वापस आए। ये अंकल उनको लाएंगे जैसे तेरे को लाए। देख, यहाँ देख, बोल ना, उस दिन क्या हुआ था? कहाँ गए थे तुम लोग? राजेश बेटा बोलो, होटल से पहले तुम कहाँ रहते थे? बीड़ी मिलेगी? बीड़ी? बिल्कुल नहीं, बीड़ी अच्छी चीज नहीं है, खास करके बच्चों के लिए। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? किसने जलाया है? वो बीड़ी बुझाने में जलता है ना। रो मत बेटा, आई है ना तेरी,
अच्छा, तुम्हें याद है वो बीड़ी कारखाने का मालिक दिखने में कैसा था? आंख कैसे थी, नाक कैसा था, तो बता पाओगे? बता सकता हूँ। सर, मैंने यहाँ के बीड़ी डिस्ट्रीब्यूटर से पता किया है। ये वही बीड़ी फैक्ट्री का मालिक है जो गुंटूर आंध्र प्रदेश में है और ये उन बच्चों से काम करवाता था। सर, राजेश ने कहा कि जब वो वहां से भागा था, पता नहीं आज 6 साल बाद अविनाश और नितिन कैसे दिखते होंगे। शिर्के, तुम गुंटूर पुलिस हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करो और आज ही वहां जाने के लिए निकलो। ओके सर। रुक जाओ यहाँ पे। अगर मार खाना नहीं है तो सच बोल, चल। अयो साहब, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं साहब। बच्चे लोग किधर किधर से आते हैं साहब। मुंबई में एक एजेंट है साहब, वो बच्चे लोग मुझे ला के देता है साहब, बदले में उसको बाहर ही रोकने देता हूँ साहब। इतना तो बताया होगा उसने, इतने सारे बच्चे कहाँ से आते हैं बिना टोके? वो साहब बच्चे लोगों को बाजी की पेटी में बांध के रखता था साहब, वो ला के देता था। इससे ज्यादा नहीं मालूम साहब। पहचानता ना इन चारों को? ये 4 बच्चे ही थे ना? सब 4 नहीं साहब, ये 3 बच्चे लोग ही मेरी बीड़ी की फैक्ट्री में काम करते थे साहब। ये बच्चा भाग गया साहब, और इसको कोई बीमारी था साहब, तो मर गया साहब। और ये बच्चा तो अभी आपके साथ ही है साहब। ये बच्चा कहाँ है? क्या क्या उसके साथ? बेच दिया? नहीं साहब, इसको मैंने कभी नहीं देखा साहब, मैं इसको जानता भी नहीं साहब। 3 ही बच्चे थे साहब। शिर्के, इसे इतना मारो अपने आप सच बोलने लगे। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अब आप अविनाश को घर ले जा सकते हैं। जाओ बेटा, ये तुम्हारे माँ बाप है। कहते हैं नाउम्मीदी से इंतजार भला, लेकिन ये नाउम्मीदी अशोक और स्मिता की जिंदगी का सच बन चुकी थी, क्योंकि नितिन अब कभी वापस नहीं आने वाला था। 6 साल पहले गायब हुए 4 बच्चों में से 2 बच्चे मिल चुके थे और एक के कभी ना मिलने की खबर आ चुकी थी। साहब, मैं रजिया है और ये मेरे शौहर असलम है। साहब, 6 साल पहले बस्ती में 4 लड़के गायब हुए थे, उसमें मेरा बेटा भी था। मुझे मालूम चला है कि कुछ बच्चे वापस आए हैं करके। क्या नाम है तुम्हारे बच्चे का? अरमान। फोटो। हाँ। साहब, ये अच्छा, चौथा लड़का अरमान आपका बेटा है? हाँ साहब। आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस ढूंढने की बहुत कोशिश की हमने, किसी को पता नहीं था। साहब, वो भाड़े का घर था, इसलिए 1 साल में खाली करना पड़ा। मकान बनवा भी सकता था, पर मैंने नहीं बनवाया। दिन रात रोती थी अरमान को याद करके। अच्छा, जब आपने अरमान को आखिरी बार देखा तब क्या हुआ था, कुछ याद है? हाँ साहब, याद है। अम्मी। हाँ बेटा। पैसा देना, आज सबको आइसक्रीम खिलाने का मेरा बारी है। अरमान, किधर से लाऊं हर दूसरे दिन तेरे लिए पैसे? अम्मी दो ना, दोस्तों के सामने मेरा कचरा हो जाएगा। आज ही मेरा बारी है, दो ना अम्मी, दो ना। अरमान, एक बार नहीं बोला ना तो नहीं। साहब, जिस दिन वो गया है
उस दिन से वापस लौटा ही नहीं। मैं यहाँ रोज उसका इंतजार कर रही हूँ। बाकी के बच्चे जैसे आ गए वैसे मेरा अरमान वापस आएगा ना साहब? बिल्कुल आएगा, और ये राजेश और अविनाश हमें अरमान तक पहुंचने में मदद करेंगे। अब चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अरमान वापस आए। साहब मेरा अरमान वापस दो। एक माँ की सच्ची दुआ लगेगी आपको साहब। राजेश, अविनाश, बेटा ठीक तरह से याद करके बोलना, जब तुम लोगों को टेम्पो से गोडाउन लेके गए थे तब तुम 3 थे ना? हाँ, वहाँ पे मैं, राजेश और नितिन ही थे। मतलब अरमान तुम्हारे साथ गोडाउन में नहीं था, और जब तुम आइसक्रीम खाने गए थे तभी तुम 3 ही थे। आइसक्रीम खाने के टाइम पे तो था। और वो गोडाउन, बीड़ी फैक्ट्री का मालिक बोल रहा था वो वाशी में कहीं है, उसका कुछ याद है? कहीं एड्रेस वगैरह देखा था? मतलब किसी दुकान के बोर्ड पे या कहीं भी, जिसे हमें पता चले कि गोडाउन कहाँ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ जो सुनी हो या देखी हो और अब तक याद हो? हाँ, वहाँ हमेशा आरती बजती थी। मतलब गोडाउन के पास मंदिर है, कौन सी आरती बजती थी? गणपति की, हनुमान की, या कौन से भगवान की? कोई तो भी आरती बजती थी, पर मालूम नहीं कौन सी देवी थी। ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा। और राजेश, अब किसी को मारना मत। शिरके, पता करो वाशी के आसपास ऐसे कितने सब्जी के गोडाउन हैं जिनके पास देवी का मंदिर है। मुझे कल तक डिटेल्स चाहिए। ओके सर। सर, जैसा राजेश ने बताया, वाशी में एक सब्जी मार्केट है जिसके पास मंदिर भी है। हाँ, उसके डिटेल्स हमें जल्दी पता चलेंगे। ओके सर। सर, हमारे खबरी ने वाशी के एक गोडाउन की हिस्ट्री निकाली है जिसके पास देवी का मंदिर भी है। सर, इस गोडाउन में कबूतरबाजी से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, खरीद फरोख्त के मामले भी सामने आए। उस गोडाउन पे रेड मारने की तैयारी करो, हम आज ही एक्शन लेंगे। ओके सर। कुछ नहीं है, सब्जी है इसमें। सर, ये तो सब्जी के बॉक्स है। ठीक तरह से चेक करो। सर, इसमें भी है। सब्जी के बॉक्स है। बोल। साहब, मेरा काम बच्चे लोग को वहाँ से उठा के जो बोली हुई जगह वहाँ छोड़ने का था साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं कुछ नहीं जानता है साहब। उन मासूम बच्चों को तू सब्जी भाजी की तरह खरीदता और बेचता था, हाँ? तू ऐसे नहीं बोलेगा, तेरी जुबान मुझे ही खोलनी पड़ेगी। साहब मुझे मत मारो साहब, मैं आपको सच सच बताता हूँ साहब। उधर वसई गांव में वहाँ एक आइसक्रीम वाला साहब, वहीं से बच्चे उठाता था साहब। शिरके, ये आइसक्रीम वाला कौन है, इसका हमें पता लगाना पड़ेगा।
क्योंकि इस ड्राइवर के मुताबिक वही बच्चों को अगवा करता था। आइसक्रीम से लेके गोडाउन तक की कड़ी यही है, और वो आदमी भी जिसकी हमें तलाश है। हाँ सर, क्योंकि राजेश और अविनाश के कहने के मुताबिक अरमान आइसक्रीम खाते वक्त तो उनके साथ में ही था, लेकिन गोडाउन में नहीं था। शायद ये भी हो सकता है कि उसे दूसरी जगह पर भेज दिया गया हो। हमें बच्चों से पूछताछ करनी पड़ेगी। अरमान के बारे में पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा था। पुलिस की तहकीकात कुछ अंत से शुरुआत की तरफ आती जा रही थी। पहले बीड़ी फैक्ट्री से सब्जी गोडाउन, और अब सब्जी गोडाउन से आइसक्रीम वाला, जो शायद इस केस में सबसे अहम भूमिका निभा रहा था। वो आइसक्रीम वाला एक जमाने से बच्चों को आइसक्रीम खिला रहा था, पर आखिर ये आइसक्रीम वाला था कौन? क्या वो ही इस जुर्म की हकीकत बयां करने वाला था, या फिर सच और अपराधी कोई और ही था? राजेश बेटा, आइसक्रीम खाने के पहले क्या हुआ था, याद है तुम्हें? राजेश बेटा, उस रात तुम लोगों ने आइसक्रीम खाया था, उस आइसक्रीम वाले की शक्ल याद है तुम्हें? याद है। 6 साल पहले देखा था तुमने, फिर भी अगर किसी ने पूछा तो ठीक तरह से बता पाओगे? वैसे याद नहीं भी होता, पर बाद में मैंने सोचा कि जिसकी वजह से हमारी इतनी तबीयत खराब हुई, उसको कैसे भूल सकता है मैं। जहाँ भी दिखेगा ना वो मस्त खर्चा पानी देगा मैं उसको। शिरके, स्केच आर्टिस्ट को बुलाना। बच्चा लोगों को नहीं उठाया साहब। तो ये बता, तेरा आइसक्रीम खा के बच्चे बेहोश क्यों हो गए? साहब वो मेरी आइसक्रीम नहीं थी साहब। मतलब? वैसे तो बच्चे लोग रोज आइसक्रीम खाने के लिए पैसे लाते थे साहब, पर उस दिन एक आदमी ने मेरे को 100 का नोट दिया साहब, और 4 आइसक्रीम भी दिया उन 4 बच्चा लोगों को देने के लिए साहब। कौन था वो? शक्ल नहीं पहचानता साहब। 100 का नोट दिया साहब, मैंने सोचा बच्चा लोगों का बाप होगा साहब। तूने सोचा? हाँ सोचा? मैंने उठाया साहब, मैंने उठाया साहब। आपने कभी अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए आइसक्रीम वाले को 100 रुपये दिए थे? साहब मैं समझा नहीं। बच्चों के हाथ में पैसे देने के बजाय क्या तुम्हें सीधे आइसक्रीम वाले को पैसे दिए थे? नहीं साहब, मैंने तो हमेशा नितिन को पैसे दिए जब भी उसने मांगे। तो फिर आपके बीवी ने दिए होंगे? वो नहीं देगी साहब, वो तो अरमान को आइसक्रीम खाने से रुकती थी, कहती थी दांत खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएंगे। सब वो तो मैं ही था कि मैंने कहा कि बच्चे हैं खाने दो। शिरके, ये बाप वाले एंगल से भी कुछ नहीं मिला, किसी ने पैसे नहीं दिए, कुछ गड़बड़ है। सर मुझे लगता है ये आइसक्रीम वाला झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा सेम केस नासिक में भी हुआ। 6 बच्चे आइसक्रीम खाने गए और जिसमें से एक भी बच्चा वापस घर नहीं लौटा। नासिक पुलिस के पास उस सस्पेक्ट का स्केच भी है। अगर वो और ये एक ही आदमी निकला तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आइसक्रीम वाला बाप वाली बात झूठ बोल रहा है। शिरके, नासिक पुलिस से सब इंफॉर्मेशन स्केच मंगवा लो, और आते ही विजुअलाइजेशन आर्टिस्ट को भी बुलाना। ओके सर। अरमान का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था। एक बात जरूर पुलिस के काम की थी, ऐसा ये केस नासिक में भी हुआ था और उसके संदिग्ध का चेहरा नासिक पुलिस के पास था। दूसरी तरफ पुलिस के हाथ एक अलग ही पहलू लगा था, जिसके मुताबिक इन बच्चों के पिता में से किसी एक पर पुलिस का शक गहरा हो सकता था। आप राजेश के क्या लगते हैं? मैं उसका मामा लगता हूँ साहब। बहुत दिनों से आपको एक बात बताना चाहता था, लेकिन बहन का घर टूटेगा इसलिए चुपचाप था। लेकिन आप इतनी कोशिश कर रहे देख के मुझे लगता है कि आपको बात बतानी चाहिए। बोलो।
क्या बताना चाहते हो? क्यों झूठ बोल के अपने हाथ पैर तुड़वा रहे हो और हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? हमें पता है तू राजेश को किसी अमीर आदमी को गोद देना चाहता था। तुझे राजेश पहले भी और अब भी नहीं चाहिए था। अब साफ बता दे, राजेश का पीछा छुड़वाने के चक्कर में तूने अरमान के साथ क्या किया? कैसे कोई बाप अपने बेटे के लिए ऐसा सोचेगा? वो टाइम मेरे पास नौकरी नहीं थी, खाने के वाले थे, इसलिए। क्या क्या है क्या ये? हाँ, 2 पैसे के लिए अपने बच्चों को बेच रहे हो? तुम्हें कुछ शर्म है कि नहीं? पेट ज्ञान से नहीं रोटी से भरता है, समझे भाऊ? नौकरी और पैसा दोनों नहीं है मेरे पास। उसको इधर भूखा मारने से अच्छा है उसकी जिंदगी बन जाए उधर, समझे? अरे कितने दिन खाओगे इस पैसों से? मैं तुम्हें पैसे देता हूँ घर चलाने के लिए। तुम पहला काम ये करो कि तुम एक नौकरी ढूंढ लो और ये फालतू के धंधे बंद करो, समझे? कुछ साहब, मजबूरी सब कराती है। कैसे अपने बेटे को भूखा रोता देखता। उसके बाद तो नौकरी भी मिल गई, पर राजेश गायब हो गया। उसके बाद बच्चे भी हुए, पर ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा बेटा मरता है तो मरे। वो तो साहब उसकी हरकत से खोपड़ी गर्म हो जाती थी। जाने दो इसे, छोड़ दो। एक कांस्टेबल सिविल में 24 घंटे पीछे रखना इसके। यह अभी भी पूरा सच नहीं बोल रहा। सर, नासिक पुलिस स्टेशन से स्केच आ गया है। ये वो सस्पेक्ट है जिसे बच्चे बुजुर्ग सब चाचा कह के बुलाते हैं। शिरके, इस चाचा के स्केच पे जरा काम करो। स्केच आर्टिस्ट को बुला और इसकी दाढ़ी हटाने को बोलना। ठीक है सर। ये हमारे सामने घूमता रहा और हम इस तक पहुंचे नहीं। खैर, देर आए दुरुस्त आए। शिरके, नासिक पुलिस को कांटेक्ट करो और कहो उनका चाचा हमारा भी मेहमान है और हिफाजत से है। ठीक है सर। ये तो चाचा है। अंकल, ये चाचा बहुत अच्छे हैं। इन्होंने कई बार हमें चॉकलेट दिए। हाँ, ये चाचा ही है और यही हमारी दुकान से चॉकलेट खरीदते। शिरके, उस चाचा की खातिरदारी करने का वक्त आ गया है। उसे बाइज्जत अपने असली जगह पर लेके आओ। आइए चाचा जी। साहब, कुछ गलतफहमी हुई साहब। मैं अपने बेटे को क्यों गायब करवाऊंगा? वो इसलिए चाचा जी कि अरमान आपका बेटा है ही नहीं। तुम्हारे और रजिया के शादी का मैरिज सर्टिफिकेट है हमारे पास। अरमान के गायब होने के बाद तुमने शादी की थी। अपन ने उसको बेटा माना था साहब, तो अपन उसे क्यों गायब करवाएगा? क्योंकि वो तुमसे नफरत करता था। कांटा था तुम्हारे और रजिया के बीच में। ऐसा कुछ नहीं था साहब। ये देख, ये मैं नहीं हूं साहब। इसको समझाओ ये कहाँ है और किसे बेवकूफ बना रहा है। बोल बोल, बताता हूँ सब बताता हूँ। साहब, अपन को रजिया से मोहब्बत हो गई थी, पर साहब वो निकाह के लिए मना कर रही थी साहब, अरमान के वजह से। अपन ने अरमान से बात किया साहब। अरमान बेटा कितना अच्छा हो है कि तू, मैं, रजिया सब साथ में हो। वो तुम्हारी अम्मी और मैं तुम्हारा अब्बू। मुझे ऐसा अब्बू नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। अरे अरमान बेटा सुनो तो बेटा। मुझे बच्चे की डिलीवरी देनी थी, तो मैंने लिस्ट में अरमान का भी नाम डाल दिया। सोचा कुछ पैसे बन जाएंगे और मेरे और रजिया के बीच का कांटा भी निकल जाएगा। तो मैंने टेम्पो वाले को फ़ोन किया और फ़ोन करके जगह और टाइम बता दी। जिनको बच्चे भेजना था उसका मेरे को फ़ोन आया। बोला अरमान उन बच्चों में नहीं है। बोला होश में आ गया था और वासी में टेम्पो से कूद कर भाग गया। पर साहब, मेरे को यकीन था कि वो भागकर अपने घर ही आएगा।
ले जाओ इसको। चल चल। मेरे बच्चे को मारा, मेरे बच्चे को जिंदा समझा दिया। अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। मेरे बच्चे को मारा, मेरे बच्चे को मारा। भेड़ की खाल में भेड़िए। असलम पर यह कहावत पूरी तरह से सच साबित होती है। बच्चे बड़ी आसानी से इन भेड़ियों का शिकार बन जाते हैं, अपने और पराये में भेद नहीं कर पाते। हम बड़ों को बच्चों को इस फर्क को भेदना सिखाना चाहिए। माँ बाप की छोटी सी लापरवाही भी किसी असलम के वहशियाना इरादों को कामयाब बना सकती है। असलम को अरमान के कत्ल और चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी कि इंसानों की खरीद फरोख्त के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।